नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे वोट अधिकार यात्रा, जिसका आज पटना में समापन हुआ। गांधी मैदान में गांधी जी को माल्यार्पण करके जो इंडिया अलायंस के दल हैं, नेता राहुल गांधी, तेजस्वी खड़गे साहब और जो दूसरे नेता दीपंकर भट्टाचार्य और सैनी साहब, ये सब लोग निकले। उसके बाद मार्च निकला, डाक बंगले चौराहे पर उनकी सभा हुई, फिर अंबेडकर जी को माल्यार्पण करते हुए उनका समापन हुआ। तो कुल मिला के 16 दिनों की ये यात्रा थी, 25 ज़िलों से गुजरी है। 1300 किलोमीटर से ज़्यादा इस यात्रा ने कवर किया है। कांग्रेस का दावा है कि बहुत बड़ा जन समर्थन इसको मिला है, जन सैलाब इसके साथ जुड़ा है। अब सवाल है कि जन सैलाब मान लीजिए जुड़ा भी, जैसा कि कांग्रेस का और आरजेडी का दावा है, वोटों में कितना तब्दील होगा और इस मुद्दे का ज़मीन पर क्या असर है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में फिर से बम का जिक्र किया। उन्होंने कहा परमाणु बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो मोदी जी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए पहले कहा था कि अभी हम बम फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। शुरू करते हैं चर्चा। शादाब जी हमारे साथ हैं, मनोज्ञा जी हमारे साथ हैं। शादाब जी, अब ये हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी जी फोड़ेंगे, धमाका करेंगे, क्या है ये? वोट अधिकार यात्रा से क्या निकला? आप भी तो बहुत बारीकी से नज़र रख रहे थे इस पूरी यात्रा पे, भीड़ तो दिख रही थी, वोट में बदलेगी क्या? देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा थी ये 10 दिन के तकरीबन चली और आज एक लंबा पैदल मार्च उन्होंने निकाला पटना में। 16 दिन थी, बीच में कुछ गैप थे, वैसे तो 17 अगस्त से 1 सितंबर। लेकिन गैप वगैरह को आप छोड़ दें तो इतनी चली। दूसरी बात ये है कि देखिए, राहुल गांधी ने एक मुद्दा तो क्रिएट किया है, एक वोट चोरी का मुद्दा बिहार में, देश में क्रिएट हुआ है। और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इशू है जिससे वो घेरना चाहते हैं भाजपा को। ख़ासतौर पे देखिए, ये इशू तो उन्होंने निकाला बिहार के लिए, बिहार चुनाव में इसका प्रयोग हो रहा है। हालांकि मामला तो कहीं और का था, मामला तो कर्नाटका का था। अब वो कह रहे हैं कि बाकी आने वाले दिनों में उनकी रिसर्च टीम लगी हुई है और कुछ जगहों पे जाके वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ और लोकसभा और विधानसभा का डेटा वो देंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब देखिए, ये कितना असर करेगा, ये बात अभी सामने आएगी। दूसरी बात ये है कि देखिए ये अभी तक तो हम लोगों ने राहुल गांधी को सुना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भी एक स्टार कैंपेनर हैं देश में। अभी ठीक है कि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक इशू क्रिएट किया हुआ है, वो पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं या बिहार में घूम रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी उतरेंगे, भाजपा के लोग कैंपेन में उतरेंगे, तो उस वक्त क्या सिनारियो होगा, वो भी मुझे लगता है कि एक उस वक्त हम लोग एनालाइज कर पाएंगे जब भाजपा पूरे फोर्स के साथ कैंपेन करती हुई दिखेगी। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ राहुल गांधी को कैंपेन करते हुए देख रहे हैं, राहुल गांधी के मुद्दों को हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक चीज़ मैं और इसको थोड़ा सा एक और प्रॉस्पेक्टिव दूँ। देखिए, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है पिछले, अगर आप पिछले 3 दशक 4 दशक में देखें, आप यूपी पे वो मुलायम सिंह पे डिपेंड हो गए पूरी कांग्रेस, बिहार में वो लालू यादव पे डिपेंड हो गए, आप झारखंड चले जाइए तो वो सोरेन परिवार पर डिपेंड हो गए। तो कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में लगातार कमज़ोर हुई है। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह को छोड़ दें तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है। तो मुझे लगता है कि आपने जैसे शुरुआत में अपने एंकर में कहा भी कि राहुल गांधी ने भीड़ तो जुटाई है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? देखिए, अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि ये वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। आप महाराष्ट्र के चुनाव देख लीजिए, आप हरियाणा के इलेक्शन देख लीजिए, ये तमाम चुनाव आप देखिए। देखिए, राहुल गांधी लोगों को मोबिलाइज तो कर देते हैं, मुद्दा भी बना देते हैं, सरकार के खिलाफ एक माहौल भी बना देते हैं, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वोट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, वो वैसा कांग्रेस सत्ता में आती हुई नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक ये चुनौती है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, जिससे उनको निपटना होगा कि आखिर ऐसी क्या कमी है कि भाई लोग सुनने तो आपको आ रहे हैं लेकिन आपको वोट नहीं दे रहे हैं। तो वही, जैसा कि आपने अधिकार यात्रा का भी कहा कि भाई देखिए, ये अभी राहुल गांधी निकले हैं, उन्होंने एक मुद्दा क्रिएट कर दिया, पूरे बिहार में वो घूमे, तमाम सहयोगी दलों को भी वो ले गए। आपने देखा कि कर्नाटका के सीएम गए, तेलंगाना के सीएम गए, अखिलेश यादव को उन्होंने बुलाया, तमाम नेता गए। एक मुद्दा उन्होंने, आज भी अलग अलग पार्टियों से थे, अलग पार्टी, टीएमसी से अलग पार्टीज के भी लोग थे, शिवसेना से भी थे और जेएमएम से भी थे। हाँ, लोग इंडिया अलायंस के जो सहयोगी थे आज से। हाँ, आज सारे लोग थे, तो लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन बात वही है कि अभी जो है, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। अभी जब बीजेपी का कैंपेन शुरू होगा तो मुझे लगता है कि मुद्दे बदल भी सकते हैं। मुद्दे बदल भी सकते हैं, ये कह रहे हैं। और एक मुद्दा जो एक रैली से आया और प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक गाली वाला मामला आया, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन, देश, वो भी सिर्फ बिहार सेंट्रिक नहीं, देशव्यापी प्रदर्शन किया है। तो एसआईआर पे राहुल गांधी ने जो लोगों को मोबिलाइज़ किया है,
बीजेपी क्या काट है लग रहा है जो प्रधानमंत्री का, क्योंकि हमेशा जब भी हुआ है प्रधानमंत्री को कोई निजी स्तर पर गाली दी गई है तो बीजेपी ने उसे हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। क्या लग रहा है कि ये SIR की काट के लिए ये वाला मुद्दा बीजेपी को मिल गया, या कुछ और भी उसके भी तरकश में तीर उसने बचा के रखे? जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में छक्के जितने याद रखे जाते हैं उससे ज़्यादा याद रखा जाता है कि कौन सा कैच मिस हो गया और कौन सा कैच ले लिया। ये एक ऐसा आउट ऑफ द स्टेडियम है जिसको बीजेपी ने कैच कर लिया है। कैच टू दी एक्सटेंट कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जितना SIR का मुद्दा है, जितना वोट चोरी का मुद्दा है, वो हो सकता है गांव-गांव में जा रहा हो, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं, आई हैव माई सीरियस डाउट्स। आई हैव माई वेरी सीरियस डाउट्स। नंबर 2, माँ को गाली देने का मुद्दा हर घर तक पहुंच गया है और जहाँ नहीं पहुंचा है वहाँ पहुंचा दिया जाएगा। ये इलेक्शन इंजीनियरिंग का एक पार्ट होगा। नंबर 2, जब सारे लोग एक साथ हैं तो उसमें स्टालिन साहब भी हैं। और बिहार की जनता ना, अगर कोई मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है कहना कि हल्का में लेत रहला, तो बिहार की जनता ना बहुत प्यार से बता देती है कि हमें क्या याद है और हम क्या भूल गए। याद क्या है कि स्टालिन ने गालियाँ दी थी, भूल गए तो याद दिला दिया जा रहा है चुनाव में। बिहार की ज़मीन पर आकर सबका एक साथ होना और सबका एक मंच पे होना बहुत अच्छी बात है। एक यूनाइटेड विपक्ष है, लेकिन ये यूनाइटेड विपक्ष के वोट ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं, सीरियस डाउट्स। क्योंकि जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो या बाकी सारे दल हों, ये सब तो जिस सीट पर जो जीत रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसी सीट पर हो। गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि टिकट किसको मिलेगी। कांग्रेस भी दावेदारी करेगी और जहां ये तो NDA में भी है ना, वो तो अरुण भारती साहब तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही अब दावेदार हैं, उनको CM बनाने की बात हो रही है। चिराग पासवान लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये पता है कि इस समय उनके पास अगर सबसे स्ट्रांग लीडरशिप में फेस है तो नीतीश कुमार है। वो युवा चेहरे के साथ रिस्क नहीं ले रहे हैं इस समय। कहीं भी किसी ने किसी भी मंच से चिराग पासवान की क्या बात नहीं नीतीश को, चलिए मान लीजिए नीतीश जी को बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है कि भी वो उनको एक पॉजिटिव इमेज थी, क्या आप नीतीश जी के बाद क्या वो चिराग पासवान को एक्सेप्ट करेंगे? वो तो अपना लीडरशिप पैदा करेगी ना बीजेपी। कब तक वो जो है वो, ये तो सेकेंडरी है। ये तब है जब आपके पास कितना बड़ा बहुमत आ जाता है और उसके बाद आप स्टैंड लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि जब ज़रूरत पड़ी तो आपने डिप्टी CM को CM बनाया और अपने CM को डिप्टी CM बना दिया। लेकिन जब आपका बहुमत आ गया तो फिर आपने सीधा देवेंद्र फडणवीस को CM बनाया और एकनाथ शिंदे से कहा अब आप देखिए, यू एडजस्ट और लीव। तो एडजस्टमेंट तब होता है जब आपके पास नंबर होते हैं। और राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी का है तो गणित और टाइमिंग का। आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग क्या है और आपके गणित में आपके पास ताकत क्या है। अच्छा शादाब जी, ये अभी चर्चा बढ़ाते हैं इसको। बात हुई कि SIR जो है, ये बात देखिए ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी आई है कि बहुत सारे नाम ऐसे कटे हैं जो वो हैं वहीं रहते हैं, उसके बाद भी कट गए। बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी है, लेकिन वही जो सवाल ये डाउट कर रहे हैं कि चुनाव में बहुत ये असर नहीं करेगा। आप देखिए कि NDA भी बहुत सारी चीज़ों पे देखिए पिछले कुछ समय से उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले उसको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डोमिसाइल का जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए कि महिलाओं को मिलेगा, टीचर्स में उन्होंने कहा कि डोमिसाइल हम पॉलिसी लागू करेंगे। अब जो सबसे बड़ा उनका प्लैंक साबित होगा और कितना वो बड़ा होगा, जैसे महाराष्ट्र में तो हुआ कि उन्होंने जो कहा 10,000 हर परिवार से एक महिला को देंगे। अब वो दे पाते हैं कितना, क्योंकि चुनाव अब तो बहुत करीब है, उसका घोषणा भी होनी है, सितंबर महीने में एक्सपेक्टेड है कि होगी। अगर वो कुछ सफल रहते हैं परिवारों को बांटने में तो वो भी तो एक असर होगा। 10,000 रुपये अगर हर घर में किसी एक महिला को मिलेगा तो क्या उसका असर होगा बिहार में? आपको क्या लगता है? SIR से जो माहौल बनाया वो, ये सब चीज़ें तो ज़मीन पे जब सरकार पैसे बांटेगी हर घर में 10,000 तो मामला बहुत बदल जाएगा। देखिए SIR का तो देखिए मुद्दा तो बिहार में बना है, क्योंकि जो नाम जो कटे हैं वो वहीं कटे हैं, वो बिहार के ही काटे गए हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ सबसे बड़ा ये मुद्दा है। अब देखिए इसमें इलेक्शन कमीशन का जो पक्ष है वो तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उसको सब बताया है। उसमें भी चैलेंज करने का भी समय है। मुझे लग रहा है शायद डेट भी उसकी बढ़ाई गई है तो उसकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी हो सकता है। सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि अगर कुछ इश्यूज होंगे तो 1 सितंबर के बाद भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक अच्छा मौका है। देखिए मैं
हम लोग आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी डेट भी बढ़ाई गई है। तो वही बात है कि देखिए इसमें एक अच्छा मौका है कि जिसको लग रहा है कि भाई इनजस्टिस हुआ, हमारे नाम काटे गए या गलत तरीके से कटे, जो भी रीज़न रहे वो उसको जाना चाहिए। कल मुझे याद है कि एक पवन खेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तमाम आपत्तियां दर्ज कराई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। अब यह है कि भाई बिहार में लोग गाँवों में रहते हैं, कितने लोगों का एक्सेस है, कितने लोग उस प्रक्रिया को जानते हैं, कितने लोग कर पाएंगे, ये सब ज़रूर एक वहाँ पे चुनौती है लोगों के सामने। तो बिहार में देखिए SIR का एक मुद्दा बना हुआ है। अब इस पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को कितना वोट मिलेगा, ये अभी थोड़ा सा जब इलेक्शन उठेगा तो समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। 10,000 रुपये वाले जो बात तो दूसरी बात ये कि जो आपने लोक लुभावन राजनीति की बात की, ये एक देश में नया चलन है इसकी। मुझे लगता है कि शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने इसको बढ़ाया था। जैसे आप दिल्ली में जाएं तो आज भी आप जो महिलाएं हैं वो बस फ्री में जा सकती हैं। अरे भाई मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना ने गेम पलट दिया, वरना यहाँ तो 6 महीने ये महाराष्ट्र में बंगाल में दीदी ने पैसा बढ़ाया, सारा का सारा महिला वोट बैंक दीदी के साथ आ गया। महाराष्ट्र में लड़की बहना आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, और दिल्ली में तो खैर गेम चेंजर रहता है क्योंकि आपको फ्री बस सर्विस, फ्री मेट्रो सर्विस। महिलाओं को ये लगता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने जा रहे हैं तो हम फ्री में जा रहे हैं। तो एक और दिल्ली में कह रहे हैं जो उन्होंने महिला सम्मान की पहले घोषणा की थी, ये कहा जा रहा था अगर 1-2 किस्त भी केजरीवाल साहब की सरकार ने दे दिया होता तो शायद तो हो सकता है कि क्या पता तीसरी बार भी मतलब। तो ये देखिए ये एक राजनीतिक दलों को एक शॉर्टकट एक लगता है कि हम आप जो मतदाता है उसको हम फायदा पहुंचा दें और उससे वोट ले लें। देखिए नीतीश कुमार भी पिछले 6 महीनों में आप देखिए कि वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं रही थी। वो नीतीश कुमार एक सख्त प्रशासक माने जाते थे। आप याद कीजिए कि जब वो लालू यादव को हटा के जिस वक्त वो पहली बार सत्ता में आए थे, उस वक्त उन्होंने सड़कें ठीक कराई, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधारा, और वो ऐसे मुफ्त की जो रेवड़ी है वो बांटने से उन्होंने परहेज़ किया। लेकिन देखिए जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, अभी जैसा मनोज्ञा भी कह रही थी कि भाई तमाम राज्यों में वेलफेयर स्कीम चल रही है जिसको राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं। लेकिन देखिए सवाल यही कि भाई इसका पैसा आएगा कहाँ से? अल्टीमेटली इसका पैसा तो मिडिल क्लास या कोई ना कोई टैक्स तो पे करेगा। तो सवाल यही है कि भाई सरकारें अपनी जेब से तो पैसा दे नहीं सकती हैं, तो वो आपके हाथ से लेके किसी को दे देंगे, किसी के हाथ से लेके किसी को दे देंगे। तो इसमें कोई ना कोई क्लास तो सफर करे। तो GST का भी है भाई, राज्यों को डर है कि हमारा GST का जो नया कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन हो रहा है उससे राज्यों को है कि हमारा राजस्व गिरेगा, तो वो भी एक है। हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है चलिए एक जनता को फौरी राहत मिलेगी। जैसे जो उन्होंने टैक्स स्लैब जो एबॉलिश किया है, अब 5% और 12% का ही टैक्स स्लैब अभी है, 18% वाला ख़त्म हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन देखिए अगर आप बिहार में जाएं, जो लोक लुभावन जो बातें की जा रही हैं, अब देखिए इसमें नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल उठता रहा है कि कभी वो लालू यादव के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, फिर लालू यादव के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो वो उस छवि से भी उनको विश्वास दिलाना होगा बिहार की जनता को कि हम इस बार नहीं हटेंगे, हम भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिसका वो बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई इस बार वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो उनकी हेल्थ, दूसरा जो उनकी एक राजनीतिक में जो एक शुचिता होती है, एक जो कमिटमेंट होती है जो वो बार बार उन्होंने बदली है, मुझे लगता है कि एक उनके सामने वो चुनौती है। तेजस्वी यादव की आप बात करें तो उनके सामने वही चुनौती है कि जो उनके फादर का एक बैगेज है बिहार में, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता रहा है उनके शासनकाल में, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चुनौती है। बैगेज क्यों, खुद भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका भी बैगेज है ना। आप खाली लालू यादव ने बैगेज दिया है इनको, तेजस्वी यादव को, ये मैं नहीं मानती। नहीं, लेकिन तेजस्वी के टाइम में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगड़ा था, उस टाइम तो लालू यादव के टाइम में ही बिगड़ा था। लॉ एंड ऑर्डर के डायरेक्टली बिगड़ने की नहीं है बात, यह है कि आपका इंटरवेंशन कितना रहता है किन किन इश्यूज पर। तो वो जो एम्पावरिंग योर पीपल विच इज़ वेरी गुड, बट एम्पावरिंग योर पीपल विथ और विदाउट अ मैंडेट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बट अभी अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, मैं आपको बड़ा क्लासिक एग्जांपल बताती हूँ। हाँ बताइए। 2005 में ये पहली बार जीत कर आए थे नीतीश कुमार। 2010 में हम किसी चैनल से वहाँ पर गए थे इलेक्शन कवर करने के लिए। मेरी ड्यूटी लगी थी किशनगंज और आसपास के इलाकों में। किशनगंज में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, और उस समय तो स्थितियाँ सिर्फ हाशिए पर थी चेंज होने के उस पर। तो मेरे एडिटर जो थे, मैनेजिंग एडिटर, वो हमको हर 3 घंटे पे फ़ोन करें कि मनोज्ञा जी आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ सब
अच्छा, मुझे आदत नहीं थी कि कोई आपको सीनियर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई सीनियर आपको बार बार फ़ोन करके पूछे आप ठीक हैं, आप इतने सालों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं सन 2002 से रिपोर्टिंग कर रही थी और लगातार बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम सारे आंदोलन कवर किए। तो ये जो बिहार का किशनगंज का इलेक्शन था उसमें हम गए तो हमको फ़ोन किया सर ने, शैलेश जी थे, शैलेश जी ने फ़ोन किया कि आप ठीक है? मैंने कहा हाँ सर ठीक हूँ। मुझे लगा गलती से लग गया होगा फ़ोन। 2-3 घंटे बाद फिर फ़ोन, आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं ठीक हूँ। बोले क्या क्या किया ये बता दीजिए। मैंने बता दिया। फिर उनका फ़ोन आया 5:30-6 बजे के आसपास कि आप कहाँ हैं? मैंने सर हम लोग एक शूट पे जा रहे हैं। बोले नहीं शूट पे नहीं जाना, आप वापस होटल जाइए। आई वॉज द ओनली फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम द नेटवर्क जिसको बिहार भेजा गया था, और क्योंकि वो हमारे नॉर्थ बंगाल के पास पड़ रहा था तो मुझे बोला कि आप किशनगंज और वो पूरा एरिया का। तीसरी बार उनका जब फ़ोन आया तो बोले, मैंने कहा नहीं सर मेरा थोड़ा सा 1 घंटे का काम बाकी है, मेरे को करके जाऊँगी। बोले नहीं आप निकल जाइए। हम काम करने चले गए। तो उनको ये लगा कि ये बात इसने सुनी नहीं। उनका फ़ोन आया 6:30 पे टिमटिमाते हुए एकदम, आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही? मैंने आपसे कहा आप काम छोड़िए, आप होटल जाइए। क्योंकि बिहार की एक लॉ एंड ऑर्डर की जो इमेज थी, जो पूरी तरह से चेंज नहीं हुई थी महिलाओं के लिए, 6 बजे के बाद आप कितना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कट टू 2015, रात को 10:30-11 बजे आराम से आप कवरेज कर रहे हैं, घूम रहे हैं पटना या आसपास के इलाकों में, इवन रिमोट एरियाज़ में जाकर काम करके आ रहे हैं और कोई इतना टेंशन नहीं। तो ये एडवांटेज नीतीश कुमार के प्रशासन में, जो उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, ये उसका रियल लाइफ एग्जांपल है। जो लोग बाहर से जाते हैं कि आपको बाहर महिलाएं 10 बजे रात को पान की शॉप पर बैठकर फैमिली के साथ गाड़ी आई और आप सबने बैठकर पान खाया या थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह में चले गए, तो वो एक तस्वीरें बदली हैं। लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक समीकरण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो इस बार का चुनाव मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री है, न कि बतौर राजनीतिज्ञ लेकिन बतौर एक राजनीतिक नेता। तो मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इलेक्शंस टू कवर। अच्छा देखिए, आपने जो बात कही ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जो आपने सवाल उठाया, हालांकि देखिए मनोज्ञा जी, मैं इसमें सॉरी मैं जोड़ रहा हूँ। एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दे, आपने कहा था 5 और 12 जो है, 5 और 18 अब रहेंगे, 12 और 28% वो रिमूव होने की बात है, वो थोड़ा क्लियर कर दें। और ये हाँ 28 और 12 हट जाएगा। तो अभी हालिया बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिससे कि जो नीतीश जी की इमेज रही है वो, हाँ उसके बाद तो डाउनफॉल आया ना। हाँ, और जिस तरह से पटना में हॉस्पिटल में वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसपे वो नीतीश जी को घेरा जा रहा है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि जिनको पुराना नहीं पता वो इसको देख के विचलित हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पटना ऐसी जगह पर और बहुत सारी जगहों पर पिछले हाल फिलहाल में, और मीडिया ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर किया है। आपको इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि वाकई हो सकता है जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति थी, जो लोग कह रहे हैं उन पर आपको इसलिए विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास उस समय हाथ में फ़ोन और कैमरा और सीसीटीवी नहीं था। इसलिए अब इस समय एक तस्वीर आती है तो वो पूरे देश को दिख जाती है। पहले ऐसी 100 तस्वीरें होती थी जिसकी कोई फ़ोटो और वीडियो कुछ होता ही नहीं था। तो बहुत बड़ा एवोल्यूशन है सोशल मीडिया का। लेफ्ट ने बंगाल में कितनों को मारा है, कितनों को पीटा है, कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं लोगों को नहीं पता। ना सीसीटीवी मिलेगा, ना आपको फ़ोन मिलेगा, ना कोई वीडियो फुटेज मिलेगा, और गवाह तो भूल जाइए कि आपको कोई गवाह मिलेगा बंगाल में। हटने के बाद भी तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब फ़ोन का एम्पावरमेंट जब आप कहते हैं, बहुत सारी 30 साल अगर आपको कोई चीज़ हो जाती है तो उसका डीएनए 2 जनरेशन के लिए बदल गया। तो 2 जनरेशन का जब डीएनए बदलेगा तो वो फिर किस तरह से और आगे जाएगा या पीछे जाएगा, फिर वो डिपेंड करता है कि ड्राइविंग सीट किस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए इन्होंने जो कहा, मनोज्ञा जी ने जो बात कही, देखिए ऐसा है कि देखिए जैसे इन्होंने लेफ्ट का उदाहरण दिया, बंगाल में आपने दिया, तो देखिए बंगाल में चाहे लेफ्ट हो चाहे उसके बाद जो भी सरकारें रही हैं, वहाँ एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। ये दुर्भाग्य है देश में, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। या आप केरल में चले जाएं, पहले नहीं था, आप त्रिपुरा में चले जाएं तो एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है केरल में। त्रिपुरा में रहा है, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ त्रिपुरा में रहा है राजनीतिक हिंसा का इतिहास। लेफ्ट जहाँ पर सत्ता में रही है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना उसके लिए हाँ एक जमीन इंस्पिरेशन जो एक होता है, आप उसमें बर्जुआ कह लीजिए या फिर आप जमीन का आंदोलन जो चला है उसमें हाँ उसकी वजह से जरूर थोड़ी सी थ्योरीज कह लीजिए, इसको सही और गलत नहीं है, वो एक थ्योरी है जो
एक आइडियोलॉजी है जो फॉलो की जाती अच्छा है। देखिए, इनका ये कहना सही है कि आप अब तो देखिए हर आदमी जर्नलिस्ट है, अब हर आदमी के हाथ में कैमरा है, सभी पत्रकार हैं। आज कोई नेता होता है उसके बगल में 50 लोग कैमरे चलाते रहते हैं, तो लोगों को पता है कि भाई 2009 में अच्छा, हम कहाँ पे? कुरान जलाई गई थी उत्तर 24 परगना में। अच्छा। एसपी ऑफिस के पास सुप्रतिम सरकार उस समय एसपी थे और आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे राज कनौजिया। देखिए क्या अंतर है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है। व्हाई आई एम स्पीकिंग दिस टुडे, बिकॉज उस समय वहाँ पर आंदोलन चल रहा था, ये खबर आई कि वहाँ किसी ने कुरान जला दी है। हम उसमें कवरेज पे गए और मेरे कैमरा पर्सन हमसे बार बार कह रहे थे कि रुक जाओ, तुम ही दाड़ा ओखाने जियो ना, ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। हमने कहा एक बार थोड़ा चलते हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि सुनो, आज लगता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम एक बार चलो, ट्राइपॉड लेके चलो साथ में। हम लोग चलते रहे और चलते चलते हम जब उधर से 300 की भीड़ आ रही थी, जो 300 की भीड़ आ रही थी वो सब ऑफ कोर्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, वहाँ से आते आते और एकदम से वो बोला कि नहीं हमारा नेता है, आपसे बात करेंगे। तो नेता बात करेंगे ये कहते कहते उनमें से वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि उन्हीं में से 10 लोगों ने ट्राइपॉड उठाया और मेरे सर पे दे मारा। जब उसको सर पे मारा तो आई वॉज आउट ऑफ सेंसेस। ये इतनी तेज़ लगी थी। वो हमारा पहले ना 15-20 किलो के ट्राइपॉड हुआ करते थे, उस सर पे लगा। मेरे को उसने खींचा, मेरा जो क्रू था वो बस के पीछे छुप गया। बस क्या, वो ट्रक छोटी मैटाडोर के पीछे जाके छुप गया। वहाँ से हमने भागना शुरू किया और भागना क्या, वो लिटरली मुझे खींच के लेकर आया, हमें गाड़ी में बैठाया एंड वी लेफ्ट फॉर, बोला कि सब खून निकल रहा था तो ही सेड कि सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। ये 2009 की बात होगी, शायद 9 के आसपास की। हॉस्पिटल ले जाते समय पुलिस को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, एसपी सुप्रतिम सरकार थे, आईजी लॉ एंड ऑर्डर को पता लगा। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसपी को फ़ोन किया कि तुम्हारे ऑफिस से 500 मीटर की दूरी में ये हुआ है, ये हुआ कैसे इस तरह से अगर हो रहा है तो। आई स्टिल रिमेंबर द एसपी वॉज आस्क्ड टू कॉल एंड अपोलोजाइज, और उन्होंने कहा कि हम इतनी सुरक्षा नहीं दे पाए कि आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकें, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आपको सीधा वहाँ हॉस्पिटल में फ़र्स्ट ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन वगैरह के लिए कि कितना डैमेज है नहीं है, तो वो किया गया। स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं कि कोई ये स्थिति तो हो ही नहीं सकती कि अगर किसी को इस तरह से चोट लगे और आईजी या एसपी फ़ोन करके कहें कि आप से हम सुरक्षा और ये नहीं दे पाए, लॉ एंड ऑर्डर पर हम एक स्टेप। लेकिन देखिए ये लेफ्ट रेजिम में लॉ एंड ऑर्डर फॉर विमेन इन अ लॉट ऑफ एरियाज हैज़ बीन स्टिल विमेन। आज भी मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग तस्वीरें देखते हैं, ये सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया इज़ फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। तो ये कहाँ किस बात को, और अब एआई के बाद तो गॉड नोज वेयर इट विल स्टॉप। नहीं देखिए, ये जो कह रही हैं आप, देखिए ये ठीक है कि बंगाल या केरल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है, लेकिन ये सही है कि देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। आज वो ठीक हुआ है, आज आप चले जाएं केरल या उतनी आपको इक्का दुक्का घटनाएं मिलेंगी सुनने को, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी एबॉलिश हुआ है, 70-80% कम हुआ है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की कितनी खबरें आती थी। आपको याद होगा कि एक पूरी कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई थी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की को नक्सलियों ने खुद मार दिया था। लेकिन 2026 तक नक्सल फ्री कर देंगे। आज देखिए, आज छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा काफ़ी कम हुई है भाई। एक टाइम में आप देखिए पंजाब को आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, आप टेररिज्म से पीड़ित रहा था। आज ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो थोड़ा बहुत है, पंजाब में तो पूरी तरीके से अबॉलिश हो गया। तो देखिए बदलते वक्त के साथ ये सब घटनाओं में कमी आई है। मुद्दे पे लौटते हैं। हाँ, दूसरी बात ये आप लोग बिहार से थोड़ा इधर उधर हो गए, बंगाल और कहाँ केरल पहुंच गए। हम बिहार की बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव का बैगेज ढो रहे हैं, आपने ये बात कही। देखिए मैंने नहीं कहा, हाँ लोग कह रहे हैं। मैंने कहा कि आप सिर्फ लालू यादव का बैगेज उनको क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नहीं, सिर्फ लालू जी का नहीं है, लालू जी का अगर बैगेज है तो फिर लालू जी का क्रेडिट भी आएगा उनके साथ। जिस तरह से देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नेता जन नेता बन जाता है बिना अच्छा काम किए या खराब काम किए। तेजस्वी यादव का ना वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं 2 मिनट में आपको बताऊं। राजनीति में कैसे नहीं रहा, मुख्यमंत्री रहे, आप राजनीति में चुनाव लड़े। नहीं, लालू जी सरकारी नौकरियां जो दी लाखों, वो तेजस्वी उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। देखिए लालू यादव के राज में क्या था, देखिए लालू यादव में क्या था
कि जैसे जो एक जंगल राज उन पे चस्पा हुआ, ये कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि भाई यहाँ जंगल राज है, वो जंगल राज उनके ऊपर चिपक गया। आज तो कोर्ट की कितनी टिप्पणियाँ आती हैं, बहुत सारी टिप्पणी राजनेताओं में नहीं चिपकती है, वो जंगल राज हो गया। दूसरी बात ये कि देखिए लालू यादव के जो 2 साले थे, सुभाष यादव, साधु यादव, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी आरोप भी उन पर लगा। अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो बिहार की जनता ज़्यादा जानती हो, कि मुझे लगता है उससे एक लालू यादव की छवि खराब हुई। और जिस तरीके से उनके तमाम बयान आए या उनके एमएलएज ने जो किया, आपको याद होगा, लोग आज भी भाजपा के नेता कहते हैं कि उनकी बेटी की शादी में गाड़ियाँ उठा ली गई थी पटना के शोरूम से। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ों ने काफ़ी बदनामी कराई लालू यादव की, उनके अच्छे काम भी धुल गए उसमें, उन सब वजहों से। लेकिन आज देखिए तेजस्वी ने आज उनके सालों से उनके साथ नहीं है, तेजस्वी ने तो सबको किनारे किया। आज आप नहीं कह सकते कि तेजस्वी के परिवार का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई बिहार में आरोप हो, कोई नहीं है उनके परिवार में। तेज प्रताप भी अलग ही हैं वो तेजस्वी। दूसरी बात यह है कि देखिए तेजस्वी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे अगर आप कहें तो उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, एक आरोप है, उसकी जांच चल रही है। उनको ज़रूर ये कहा जाता है कि भाई कम पढ़े लिखे, नवी पास, नवी फेल या नवी फेल बोलते हैं, प्रशांत किशोर बोलते हैं। लेकिन देश में तमाम ऐसे राजनेता हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने समाज सेवा में, राजनीति में अच्छा काम किया। इसलिए कोई नवी फेल है तो आप उसको उससे नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये नवी फेल है तो उसका मतलब ये जीवन में कुछ नहीं जानता, या जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आप उसको, मेरे ख्याल से उससे आप किसी को नहीं तौल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई देखिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक नौकरियाँ देने का क्रेडिट है, वो ठीक है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही थे। तो तेजस्वी यादव को अगर आप लालू यादव से कंपैरिजन करेंगे तो आप ठीक तेजस्वी यादव के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई तेजस्वी यादव का जो कामकाज है, भाई वो युवा हैं, युवा सोच है, अच्छी बातें करते हैं वो, और अब वो कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। प्रशांत किशोर ज़रूर एक नया फैक्टर बन के निकले हैं। देखिए पिछली बार तो अलग राजनीतिक समीकरण था, आपके असद ओवैसी ने भी मुस्लिम पॉकेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने एमएलए जिता के लाए थे, हालांकि बाद में वो आरजेडी के साथ चले गए। प्रशांत किशोर इस बार एक राजनीति में नए सितारे बन के उभरे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो बेहद कम था, इस वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद वो बन सकते थे। तो हम लोग जो लालू यादव पे, राहुल गांधी पे चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। वो भीड़ तो उन्होंने जुटा लिया, एक मुद्दा भी बना दिया, अब टिकट वहाँ कैसे बटेगा, कैसे कैंडिडेट जीतेंगे वहाँ पे, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी उनको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि भाई अब जब भाजपा कैंपेन स्टार्ट करेगी, जब पीएम जाएंगे, तो फिर क्या इश्यूज उभरते हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त ही जो है एक लगेगा कि भाई इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। बस मनोकिया जी आखिरी एक सवाल लेते हैं आपसे, फिर समराइज करेंगे इसको। आज तो बहुत देखिए बोले हैं इसमें ये बताइए, हाँ बोली तो आप कर्नाटक और कहाँ बंगाल सब करते पूरा, ये बताइए कि राहुल गांधी को आपने कब विधानसभा चुनाव से पहले इतना लंबा कैंपेन करते और इतने गंभीर रूप से कैंपेन करते देखा होगा किसी आने वाले, क्योंकि चुनाव आज राहुल गांधी 6 महीने से ही बिहार में एक्टिव हैं, और बिहार में जो है वो संगठनात्मक बदलाव भी किए गए। भाई उन्होंने एक दलित नेता राजेश राम जो विधायक भी हैं उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी की ज़रूर से रणनीति होगी कि भाई दलित वोटों में थोड़ा, क्योंकि लोकसभा के बाद से जिस तरह से कांग्रेस को 80 सीटों पर कई प्रदर्शन उन्होंने सुधारा, बेहतर किया, और एनडीए को, बीजेपी को नुकसान हुआ, तो एक उम्मीद कांग्रेस को वहाँ दिख रही है कहीं ना कहीं। और अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे ये भी बताया कि पिछली बार कांग्रेस की बैड परफॉर्मेंस की वजह से तेजस्वी हाथ आती हुई सत्ता से दूर रह गए, क्योंकि 122 का बहुमत होता है, 110 तो आ ही गई थी महागठबंधन की, 15 सीट का फासला था दोनों महागठबंधन और एनडीए में। और तेजस्वी के स्टार नेता, मतलब है कि लालू की परछाई से अपने आप को खुद को अलग करके सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें उनको आई थी, 74 बीजेपी की आई, तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही थे। अब राहुल गांधी ने जो इतनी मेहनत की, तो क्या बिहार में जो कांग्रेस 90 के बाद से उसका कोई वजूद उस ढंग का नहीं रह गया, क्या अपना वजूद कुछ खड़ा होगा, आपको लग रहा है? कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज, ऑल दे हैव इज टू विन। आज की स्थिति में जब आप बाकी राज्यों की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में काफी कैंपेन किया था, हरियाणा में थोड़ा बहुत किया था, बड़े स्तर पे नहीं, जिस तरह से यात्रा निकाल के, इतना टाइम तो मुझे नहीं लगता कभी किसी विधानसभा चुनाव में आज तक खर्च किया होगा।
अंतर ये है कि बाकी राज्यों में कांग्रेस के पास स्टेट में कोई ना कोई एक बड़ा नाम या एक बड़ी लीडरशिप है जिसको बाकी सब जानते रहे हैं। अजय राय हो उत्तर प्रदेश में, या फिर आप सचिन अजय राय तो पायलट, या खैर फिर मैं बहुत बड़ा मैं नहीं एक कहूँगा कि एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि स्टेट प्रेसिडेंट या फिर बाकी हाँ, ठीक है, लीडरशिप भी है। राजस्थान और जैसा तो आपने एग्जांपल सचिन दिया, या पायलट हैं, या अशोक गहलोत थे, या फिर आप कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक या तमिलनाडु ले तेलंगाना लीजिए, से, महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा ले लीजिए। आप कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनके पास रीजनल सट्राप्स कहते हैं जिनको, एकदम जिनका वर्चस्व है, जिन्हें नाम से लोग जानते हैं, जिनकी नेता और नेतागिरी से लोग वाकिफ हैं। ये एडवांटेज बिहार में नहीं है। इसको आप फायदे की तरफ से देख सकते हैं, इसको आप नुकसान की तरफ से देख सकते हैं। नुकसान ये है कि स्थानीय लीडरशिप नहीं होने से बहुत सारी चीज़ें आपके पास कम हो जाती हैं। फ़ायदा ये है कि आपने जो अभी जिनको बनाया है राजेश राम को, उनसे लेकर अगर आप बाकी की बात करें तो आपके बहुत सारे समीकरण सध जाते हैं, क्योंकि इनका कोई पुराना इतिहास एज अ स्टेट लीडरशिप में अलग अलग भूमिका में है, लेकिन स्टेट लीडरशिप और चुनाव लड़ने में नहीं है। अब रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में बहुत काम किया था, महाराष्ट्र में काफ़ी कैंपेन किया था, लेकिन महाराष्ट्र आप की बात कर लें या फिर फॉर दैट मैटर इन आवर अदर स्टेट्स ऑल्सो, वहाँ सत्ता में जिस तरह से, क्योंकि स्टेट इम्प्लीकेशंस अलग रहे हैं, बीजेपी राज्य में रही है, और मैं ये मानती हूँ कि इस समय अभी तक बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही है बिहार में। ये सारे कैंपेन्स अभी ये हो जाएंगे, अब 15 दिन के बाद से आप प्रॉपर बीजेपी को पॉलिटिकल एक्शन में देखेंगे, जहाँ बैक टू बैक रैलीज हो या कैंपेनिंग हो या फिर बाकी से हो। और दूसरा जो इस बार का सबसे बड़ी भूमिका रहेगी ना हरियाणा इलेक्शन में, जिसका हमने असर देखा है, वो है संघ और संगठन। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है हरियाणा के बाद से, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट नाउ। तो आज की चर्चा में इतना ही। और मैं, शादाब जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात की थी कि राहुल गांधी माहौल तो बनाते हैं, कैंपेन के लेवल पे तो जो मुद्दे उठाते हैं लोग सुनते हैं और भीड़ भी जुटती है, लेकिन शायद चुनावी रणनीति के मुद्दे पर कहीं कांग्रेस पिछड़ जाती है। महाराष्ट्र उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो आखिरी दिनों तक भी जो उनके अलायंस था वो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस महाराष्ट्र की हार से या हरियाणा की हार से कुछ सबक लेगी, और जो रणनीतिक तैयारियां होती हैं एडवांस में होनी चाहिए, जिस तरह का जो कोऑर्डिनेशन एनडीए के महाराष्ट्र में एनडीए के दलों में था, क्या उससे कांग्रेस या आरजेडी सबक लेंगे और इस बार की तैयारी उनकी मुकम्मल होगी ताकि वो इस जो माहौल बना है उसको अपने फ़ायदे में वोटों में तब्दील कर पाएँ? वो हम उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।